एनसीईआरटी में ना सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है उसमें से एक सवाल है उस चैप्टर की एक्टिविटी। चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन एंड मिक्सचर। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 2 हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस बार चैप्टर 5 बन गया है। चैप्टर आप सबने कर लिया है, अगर नहीं किया है तो यहाँ वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज मैंने आसान शब्दों में समझा रखा है, लेकिन उसमें जो मिसिंग पार्ट था वो थी एक्टिविटी। अब एग्जाम क्योंकि आपके आने वाले हैं और एक्टिविटीज आपसे पूछी जाएगी, टाइम नहीं लगाते हैं। आपकी 5.1 से लेके 5.8 तक की जितनी भी एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को हम कवर करते हैं। क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है एक्टिविटी में, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये एक्टिविटी हमसे पूछी ही क्यों जाती है, क्या रीजन है हमसे एक्टिविटी पूछने का। तो एक्टिविटीज बेसिकली साइंस के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आप केमिस्ट्री के अंदर देखोगे कि जो जो टॉपिक हम पढ़ते चलते हैं, जैसे कि इस वाले चैप्टर में हमने टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करी, तो उन सब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी आपको दी गई है, जिस एक्टिविटी को वैसे तो हमें परफॉर्म करना होता है, लेकिन एग्जाम में वो एक्टिविटी हमें एज अ थ्योरी पूछी जाती है कि अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो बताओ इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। जिन जिन बातों को हमें ध्यान रखना है वो सबसे पहले फेज 1 आपका वही ऑब्जर्वेशन, कि आइडेंटिफाई करो कि मिक्सचर का नेचर क्या है थ्रू देयर फिजिकल एंड ऑप्टिकल जो भी आप टेस्ट करते हो उसका इस्तेमाल करके। दूसरा आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट एक्सट्रैक्शन, यानी कि थर्मल हो सकता है, वो केमिकल मैनिपुलेशन हो सकता है, आइसोलेट फिजिकल सॉलिड हो सकता है, यानी कि जो भी तरीके से आपका वो किस किस फेज में वो मिक्सचर हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, क्या उस फेज को चेंज किया जा रहा है, उसके टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं, वो चीजें आपको करनी है। तीसरा आपका है फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें कि आप डेंसिटी के बारे में बात करते हो, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हो, मैकेनिकल फोर्स टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स लिक्विड्स उनके बारे में बात करते हो। बहुत हैवी टर्म्स हो गए ना, सीधा आपको मैं एक्टिविटी पे लेके आता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी 5.1, अगर आप बुक ओपन कर रहे होगे तो बुक में आपको कुछ ये इमेज दिखाई दे रही होगी। अब देखिए इसमें क्या किया गया, 3 बीकर लिए गए, बीकर ए बी एंड सी। हम भी इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों बीकर में पानी है, लेकिन उस पानी में तीनों बीकर में कुछ और चीजें आपकी ऐड की गई है। जैसे कि इस वाले बीकर में ऐड किया गया है कॉमन सॉल्ट, यानी कि नमक। 50 ml वाटर है, उसमें आपने कॉमन सॉल्ट ऐड किया गया है। तो जब आप उसको अच्छे से मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और ये विजुअली बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। दूसरी तरफ बीकर बी की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है चॉक पाउडर। 50 ml वाटर है, उसमें हमने चॉक पाउडर ऐड किया है। तो जब इसको आप मिक्सचर को देखोगे तो ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा क्लाउडी दिखाई देगा। क्लाउडी यानी बादल जैसा, क्योंकि चॉक पाउडर जो है सफेद रंग का होता है, वाटर में मिक्स होगा थोड़ा क्लाउडी, प्रॉपर तरीके से वो मिक्स नहीं होता, वो दिखेगा आपको। तीसरा जो मिक्सचर है इसमें आपने क्या किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आपने ऐड किया है 50 ml वाटर में। तो इसका जो आपको रिजल्ट दिखाई दिया वो भी यूनिफॉर्मली ओपेक है, एकदम यानी होमोजेनियस मिक्सचर की तरह ये दिखाई दे रहा है। अब ये तीनों चीजें मिक्स की गई है। नाउ सवाल यानी जो बेसिकली पूछा जाता है इनकी ऑब्जर्वेशन पे कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई, तो मैं आपको सीधा बताता हूं। तीनों बीकर को जरा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनके ग्रेविटी टेस्ट। अब ग्रेविटी टेस्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन तीनों बीकर को कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं, शांत छोड़ देंगे इनको अकेला, और फिर हम नोटिस करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है। तो जब इन बीकर को हमने अनडिस्टर्ब रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इनको तंग नहीं किया बेचारे को, तो भाई साहब तीनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिखी। पहले में ऑब्जर्वेशन ये दिखी कि जो सोल्यूशन है वो अभी भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम ही चीजें दिखाई दे रही है, शुरू में भी वैसा था बाद में वैसा था। दूसरा जो आपका बीकर बी है, ठीक है, जिसमें हमने चॉक पाउडर ऐड किया था, उसमें हमने नोटिस किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े विजिबल होने लगे हैं, और साथ ही साथ पार्टिकल्स आपको बॉटम में जाके इकट्ठा भी हो रहे हैं। बहुत सही। तीसरा जो बीकर है जिसमें हमने दूध मिलाया था थोड़ा सा, उसमें हमने देखा कि वो यूनिफॉर्म तो है लेकिन उसमें कोई सेटलमेंट नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपके तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर है। बीकर ए जो है नमक सॉल्यूशन वाला, वो हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, इसीलिए कंप्लीटली यूनिफॉर्म है। बीकर बी के अंदर जो हमने चॉक पाउडर ऐड किया वो सस्पेंशन कैटेगरी में आता है। सस्पेंशन कैटेगरी में आपका जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में क्या होता है कि अगर उसको आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद उसके पार्टिकल सेटल होते हुए दिखाई देते हैं। बीकर सी जिसमें कि हमने दूध रखा था वो हमारा क्लाइड है। क्लाइड लुक लाइक ए होमोजीनियस, बट वो होमोजीनियस होता नहीं है, होता वो हेट्रोजीनियस ही है। बस वो उसके पार्टिकल्स क्योंकि दिखते नहीं है, यूनिफॉर्मली थोड़े से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, इस वजह से वो होमोजीनियस लगता है, बट वो होमोजीनियस है नहीं।
अब हमने किया फिल्ट्रेशन टेस्ट। भाई फिल्ट्रेशन टेस्ट किया हमने फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, तो भाई जो ट्रू सोल्यूशन है इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, नो रेसिड्यू विल बी फाउंड। बीकर बी के अंदर जब हम फिल्ट्रेशन टेस्ट करेंगे तो हाँ, इसके अंदर आपको जो चॉक पाउडर वाले रेसिड्यू है वो आपको पेपर में ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। बीकर सी की अगर मैं बात करूं, वहां पे हम करेंगे तो यहां भी कोई रेसिड्यू नहीं होगा और सारी चीजें आपको पास थ्रू हो जाएगी स्ट्रेट थ्रू द फिल्टर पेपर। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन जो हमें वो है टिंडल इफेक्ट को लेके, कि हमने क्या किया, हमने उठाया लेजर लाइट और उस लेजर लाइट को हमने फोकस किया तीनों बीकर में से, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ सेफ्टी कॉल आउट सिंपल है कि भाई उस लेजर लाइट को लेके घर में किसी की आंखों पे नहीं मारना, डैमेज हो सकती है आंखें। तो आपका क्या हुआ, सबसे पहले जब बीकर ए में हमने जब लेजर लाइट पास करी तो हमें देखो कुछ भी ऐसा पाथ बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, ठीक है, जो लाइट का पाथ है, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में पाथ नहीं बनता है, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। बहुत बढ़िया। फिर हम गए बीकर बी में जिसमें चॉक पाउडर है, तो यहां पे हमें क्या हुआ, थोड़ा सा पाथ हमें विजुअल दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ थोड़ा सा ये रेडिश रेडिश हो गया, ठीक है। रीजन ये है, ये तभी तक हो पा रहा है जब तक कि जो पार्टिकल्स है ना वो बॉटम में आके सेटल नहीं हुए। जैसे जैसे पार्टिकल बॉटम में आके सेटल हो जाएंगे तो ये पाथ विजिबल होना बंद हो जाएगा। उसका रीजन है टिल्डर इफेक्ट के लिए पार्टिकल के साइज का होना, जो पार्टिकल साइज इस लाइट के पाथ में स्कैटरिंग कर दे, यानी जो ये लाइट पास हो रहा है इस लाइट का भी अपना पार्टिकल साइज है, और इस पार्टिकल साइज से लार्जर पार्टिकल साइज जब इस मिक्सचर का होता है तो वो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है रैंडमली। देन फिर आप पहुंचे तीसरा क्या आपका कोलाइड। इसमें आप नोटिस कीजिए कि आपको जो पाथ है वो अच्छे तरीके से विजिबल हुआ है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। उसका रीजन ये है क्योंकि इस होमोजेनियस जैसा दिखने वाला जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं दूध वाले, इसमें जो पार्टिकल्स है मिल्क के पार्टिकल, उसने क्या किया है, लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया, और स्कैटर करने की वजह से जो लाइट का बिम है वो अच्छे तरीके से विजिबल हो गया। तो ये चीज देखिए। अब इस चैप्टर का अगर सबसे अच्छा कोई मुझसे एक्टिविटी क्वेश्चन पूछे ना तो ये वाला सवाल है जिसको जरा अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए जरा इस एक्टिविटी में क्या है, ये ग्राफ है आपका सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और भाई मैं बता रहा हूं आप लोग लिखवा लो, अगर आपके एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस चैप्टर से ये एक्टिविटी 5.2 120% कंफर्म लग रहा है जो पूछा जाएगा। ठीक है, पहले तो जरा मैं सॉल्युबिलिटी कर्व को समझाऊं आखिर यहां क्या है। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है दो एक्सेस, एक्सेस वाई एक्सेस और आपका एक्स एक्सेस। पहले बेसिक हम ग्राफ को समझ लेते हैं। इन दोनों एक्सेस पे आपको दी गई है कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, ये अपना वाई एक्सेस है। अगर आप नोटिस करो तो यहां आपको दिया गया है टेम्परेचर, ठीक है, और इस तरफ वाई एक्सिस पे दी गई है हमें सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी कितनी दी गई है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली कि आखिर गिवन कितने आपके सॉल्वेंट है क्वांटिटी, उसमें आप कितनी क्वांटिटी का सॉल्यूट मिला सको वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट हमने लिया है वो हमारा पानी है, और वो कितना है, वो हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि पर 100 ग्राम में कितना ग्राम चीज हम सॉल्युबल है। बहुत सही। अच्छा देन फिर अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर आप देन यहां नोटिस कीजिएगा नीचे आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी में, हमने वो चीज भी यहां पे दिखाई है। अब इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो जरा, दो कंपाउंड लिया है, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड ए, इन दोनों का आपको यहाँ पे पॉइंटर दिख रहे होंगे, फिर उनके ग्राफ बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ इस पॉइंटर में क्या है, थोड़ा सा इसको और जूम कीजिएगा तो आपको दिखेगा। जैसे कि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस कंपाउंड ए के पहले वाले पॉइंट की, यहां पे y एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू लगभग आपको कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5, दिस इज अराउंड 50, तो एक पार्ट 10 हो गया, तो 1 2 3 30, दैट इज समथिंग 30। क्या मतलब है, मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे जहां टेम्परेचर आपका कितना है, टेम्परेचर है बाबू 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान देखिएगा जरा, 10 डिग्री सेल्सियस पे जो कंपाउंड ए है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज 30 ग्राम। यानी कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो कंपाउंड ए को लेके अगर आप 100 ग्राम वाटर में मिक्स करने चलोगे तो आपका 30 ग्राम वो सॉल्युबल होगा, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे जैसे हमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया हमें सॉल्युबिलिटी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉल्युबिलिटी 30 ग्राम से 40 ग्राम हो गई एंड सो ऑन, फिर आप आगे बढ़े। सिमिलरली कंपाउंड बी में भी आपको दिया गया, जैसे कंपाउंड बी में अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट को,
जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही इस कंपाउंड बी की अगर मैं बात करूं तो 180 ग्राम, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कंपाउंड बी जो है वो 180 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। देन फिर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब आपको ये ग्राफ दे दिया, आपने ग्राफ समझ लिया टेम्परेचर के साथ क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्या सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि आउट ऑफ 100 ग्राम पानी में हम कितना ग्राम मिक्स कर पा रहे हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन हमारे साथ क्या पूछा गया। पहला सवाल क्या है कि ऑब्जर्व करना है आपको इस ग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। पहला सवाल क्या है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश, देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस, और डैश में आपको क्या आएगा, लेस देन, मोर देन या सिमिलर टू। कि भाई कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस से कंपाउंड ए की ही सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री सेल्सियस पे जरा कंपैरिजन कीजिए और बताइए कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या कम है। तो आपको दिख रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी यहां है, 60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी यहां है, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करी है। तो यानी यहां क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लेस देन है कंपेयर टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सिमिलरली फिर आपका पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस अगेन इज डैश, देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन आप कंपैरिजन कीजिए, यहां पे सॉल्युबिलिटी ये रही, यहां पे सॉल्युबिलिटी ये रही, ये लगभग आपका कितना है 287 है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपका 210 है। तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी फिर से क्या है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। फिर आपसे क्या पूछा है कि अब ये बताओ द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन ऑफ डैश विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यार इन दोनों में कंपेयर करके आप ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन से कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, तो दोनों में कर रही है बट कंपैरेटिवली किस में ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो हमें साफ दिख रहा है कर्व, अगर हम कर्व से देखें तो ये कर्व देखो थोड़ा लिनियर सा है, ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल कर्व है, यानी इंक्रीज इसमें भी किया है, इंक्रीज इसमें भी कर रहा है, लेकिन यहां पे जो इंक्रीज है वो आपका ज्यादा है टेम्परेचर के साथ, है ना, क्योंकि बहुत मैसिव इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां पे आपका इंक्रीज जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंपाउंड बी में टेम्परेचर के साथ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू कंपाउंड ए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बाबू, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी। अच्छा अब आगे चलते हैं एक्टिविटी 5.3, जिसमें बेसिकली आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की गई है। इसमें क्या किया गया, पहले तो प्रिपरेशन, 1 ग्राम लिया गया है कॉपर सल्फेट, ऐड किया आपने 25 ml ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml का बीकर है, 25 ml पानी लिया है, 1 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट डाला है, साथ ही साथ उसमें आपने डाला है 1 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जो कि प्रिवेंट करेगा आपको बाकी रिएक्शन से। फिर आपने उसको क्या किया, उसको किया आपने जेंटली हीट, यानी जेंटली मतलब प्यार से आपने उस मिक्सचर को हीट किया है, ठीक है, इन अ वाटर, जबकि आप धीरे धीरे उसको मिक्स भी कर रहे हो। अच्छा जैसे आपने मिक्स किया और उसको हीट किया तो आपने देखा कि आप जब हीट कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको हीट कर रहे हो तो चांसेस आर ग्रेट कि उस हीट की वजह से उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप उसमें ऐड कर सकोगे। ग्रेजुअली ऐड मोर कॉपर सल्फेट जब तक कि नो मोर डिजॉल्व, तब तक ऐड करना है जब तक कि वो सुपर सैचुरेटेड ना हो जाए। फिर जैसे वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पहुंचा, फिर हमने फिल्टर किया उस हॉट सॉल्यूशन को, सो दैट कि उसमें जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है उसको हम कलेक्ट कर सके और फिर बाद में उसको हम फिल्टर आउट कर सके। तो ये चीजें हमने करी। नाउ एक्टिविटी 5.2 एंड 5.3 में एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस पूरे चैप्टर में जो एक्टिविटी दी गई है ना, वो एक्चुअली में जितने जितने टॉपिक आए हैं उन सब टॉपिक को कवर करते हुए, यानी टाइप ऑफ मिक्सचर या फिर सेपरेशन टेक्निक, उन सब को कवर किया एक्टिविटी के अंदर। यानी इन पूरी एक्टिविटी से आपका पूरे चैप्टर की जितनी थ्योरी है ना, वो सारी थ्योरी आपकी कवर हो रही है। जैसे कि 5.3 एंड 5.2 में आपकी क्रिस्टलाइजेशन की बात की गई। अब अगर आप एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे फॉर्म होता है, कि कोई मिक्सचर है उसको आप क्या करो, गर्म करो, ठीक है, गर्म करने के बाद जब आप उसको ग्रेजुअली कूल डाउन करते हो और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो, विदाउट उसको डिस्टर्ब किए आप उसको ठंडा करते हो, तो जैसे ही आप कूल डाउन करके उसको ठंडा करते हो बिना डिस्टर्ब किए, तो आप देखते हो कि आपको रिजल्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और ये प्रोसेस भी है हमारा एक सेपरेशन करने का, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रोसेस भी है हमारा सेपरेट करने का। फिर हम कोल्ड वाटर से रिंस करके उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये सेम प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके हम कॉपर सल्फेट जैसे सोल्यूशन जो है जो पानी में मिक्स होते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हम फॉर्म करते हैं इस वाले प्रोसेस से। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। इसमें आपका 5.2 में भी है और 5.3 में भी है कि हमने हीट किया, हीट करके हमने कूल डाउन किया है। बच्चे गलती क्या करते हैं उस एक्टिविटी में, ये चीज समझना भूल जाते हैं कि तुरंत हीट और तुरंत कूल डाउन नहीं करना, ग्रेजुअली हीट करो फिर ग्रेजुअली आप कूल डाउन करो। तो कूल डाउन करोगे तो आपका क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपने चीजें ऐड की थी, क्योंकि हीट करते वक्त आप सैचुरेटेड बनाते हो, सुपर सैचुरेटेड, तो एक्स्ट्रा हीट होता है। कूल डाउन करते हुए जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था ना, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारा बनने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.4, वो हमारी इवेपोरेशन वाली है, जिसमें बेसिकली उसमें दिखाया है कि किस तरीके से जो हम समुद्र का पानी है उसमें से नमक को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं। तो सिंपली हम समुद्र के पानी को बॉईल करते हैं, जब हम पानी बॉईल करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और उस वाटर में जो भी आपका बचता है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बचता है, विच इज सॉल्ट। तो इसी तरीके से नमक का पानी हो या फिर आपके रन ऑफ कक्ष में भी जो नमकीन पानी है उससे जो नमक सेपरेट करने की टेक्निक है वो आपकी ये वाली है। एक्टिविटी 5.7 ये है आपके सब्लिमेशन के बेस पे। अच्छा, इस एक्टिविटी में क्या है, जरा इस चीज को समझिएगा। पहले आप सब्लिमेशन प्रोसेस समझोगे। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ना कि लिक्विड में। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनता है, बट यहां पे प्रोसेस में डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस बन गया। इसका एग्जांपल भी है, एग्जांपल लाइक आप कैम्फर ले लो, ठीक है, कपूर हो गया आपका, या फिर आप फिनोप्थिलीन की बॉल ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, फिनोप्थिलीन बॉल ले लीजिए। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं सॉलिड टू गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन के, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के। अब यहाँ पे देखिए पूरा सेटअप क्या किया है हमने, ये सारी हमने चीजें ली है। ये हमने चाइना डिस्क लिया जिसके अंदर हमारा मिक्सचर है, फिर हमने ये बर्नर लिया है, बर्नर के ऊपर हमने वायर गेज वगैरह रखा है, ट्राइपॉड उसमें हमने चीजें रखी है। देन फिर हमने यहाँ पे ये इन्वर्टेड क्लीन ग्लास फनल लिया है, इसको हमने कॉटन से इसका जो कैप है वो बंद कर दिया है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। हम जैसे हीट करेंगे तो होगा क्या, जो सॉलिड आपका सब्लिमेशन करता है यानी सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। अभी वेपर बनेगा तो बाहर तो ये जाएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ कॉटन प्लग कर रखा है, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी, वो वेपर आके हमारा चिपकना शुरू हो जाएगा, कहां पे, इस फनल के ग्लास के ऊपर। मिक्सचर क्या था हमारा, कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर यानी कि कपूर, सैंड यानी कि रेत। हमने इन दोनों का मिक्सचर लिया, गर्म करेंगे तो सैंड आपकी गर्म जरूर होगी बट सब्लिमेशन नहीं करेगी, यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। कपूर हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होगा तो वो जाके चिपकेगा इन जगहों पे, ठीक है, वो जाके चिपकेगा इन जगहों पे। बात समझ में आई। फिर आप क्या करोगे, जैसे वो जाके चिपका, अब आप इसको बर्नर को हटाओगे, कूल डाउन करोगे, कूल डाउन करोगे तो वापस से कंडेंसेशन वगैरह होगा और उससे जो सॉलिड आपका यहाँ वेपराइज होकर चिपका था वो यहाँ पे दोबारा से सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यानी कैम्फर आपका यहाँ आ जाएगा और सैंड आपका यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है। सवाल देखो आपकी एक्टिविटी में क्या है ना, जो प्रोसेस में पूरा स्टेप दिया गया है ना उसके ऊपर आता है। अब जैसे कि ये आपका इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका है। इमिसिबल लिक्विड यानी वैसे लिक्विड जिन दो लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंट होती है, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको जब आप आपस में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो ऐसे दो लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। नीचे आएगा वो वाला लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर वो वाला आएगा जिसकी डेंसिटी कम है। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 ml लिया है मस्टर्ड ऑयल और साथ में हमारा पानी। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल है जो कि लाइटर होता है, इसकी डेंसिटी आपकी कम होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 5 ml हमारा मस्टर्ड ऑयल और ये 45 ml हमारा पानी हो गया, टोटल 50 ml हमारा इसमें हमने मिक्स कर दिया। नाउ अब इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, अच्छा सॉरी, ये 20 ml ऑफ वाटर है, ये जो हमारा पूरा एपरेटस है, ये एपरेटस हमारा 50 ml का। अब हम क्या करेंगे, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी नीचे है, मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो आप ऊपर है। ये सबसे सिंपल सेपरेशन टेक्निक है। हम स्लोली क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये नॉब सा, इस नॉब को हम क्या करेंगे, स्लोली घुमाएंगे, ठीक है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये टैप ओपन हो जाएगा, पानी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है, पानी यहाँ से गिर रहा है, इसका लेवल डाउन हो रहा है। जैसे ही पूरा पानी निकले इसको बंद कर देंगे, पानी सेपरेट, तेल आपका इसमें रह जाएगा। ये हम इमिसिबल लिक्विड के लिए करते हैं। और ध्यान रहे इमिसिबल लिक्विड में जो ये लेयरिंग होती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस होती है। फिर आपकी जो अगली एक्टिविटी है 5.5, वो एक्टिविटी है आपकी क्रोमेटोग्राफी को लेके। अच्छा, इस एक्टिविटी में क्या सेटअप किया हमने ये आपका पूरा सेटअप है जिसके अंदर हमने लिया है ये क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर है। इसको हमने डिप किया है पानी के ऊपर, ठीक है। पानी से थोड़ा ऊपर यहाँ पे हमने ये पेंसिल से लाइन बनाई और हमने यहाँ पे रख दिया अपना डाई।
ब्लैक कलर का डाई रखा है जिसके अंदर, अब ये जो डाई है ब्लैक कलर की, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल डिफरेंट कलर। अब हम उस ब्लैक कलर डाई में से अलग अलग कलर की डाई यानी अलग अलग कलर हम सेपरेट कर रहे हैं। होगा क्या, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है, ये टेक्निक वर्क करती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि भाई अलग अलग कलर के जो कंपाउंड है उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, यानी किसी की ज्यादा किसी की कम। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ये जो पेपर है ये क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन दिखाएगा, यानी बेसिकली वाटर ऑब्जर्व करेगा, पानी ऑब्जर्व होगी और पानी इस वाटर इस पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस डाई पे, जो इस डाई में डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होंगे, बट सॉल्युबिलिटी किसी की ज्यादा किसी की कम। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो नीचे ही रुक जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा है वो पानी के ऑब्जर्वेशन के साथ ऊपर तक जाएगा। तो जैसे आपको नोटिस होगा येलो कलर सबसे ऊपर है क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, फिर आपको ये रेड कलर दिखेगा, फिर आपको कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर दिखेगा। तो इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और जो फूड कलरिंग वगैरह है उसको इस तरह से सेपरेट किया जाता है। अच्छा, फिर जो अगली एक्टिविटी है हमारी 5.8 एक्टिविटी, जो हमारी फाइनल एक्टिविटी है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो एक्टिविटी दिखाई गई है वो दिखाई गई है उस सेपरेटिंग टेक्निक जिसमें कि फोर्स लगता है। एक आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, एक आपका कोगुलेशन हो गया। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या है, हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने मिक्सचर को रखते हैं और इस मिक्सचर को हम बहुत तेज तरीके से रोटेट करवाते हैं। इस टेक्निक का बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी भी बगल के डेयरी वाले दुकान पे आप चले जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि दूध में से क्रीम निकालने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। तो इसमें बेसिकली क्या है आपने, और अच्छा इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है, जो आप जाओगे ब्लड टेस्ट कराने तो वहां पे जो टेस्ट ट्यूब वगैरह में क्या करते हैं वो ब्लड का सैंपल वगैरह डालते हैं और उसको इस तरह से रोटेट करते हैं। तो हर मिक्सचर के अंदर भी क्या है, हैवी डेंसिटी पार्टिकल, लोअर डेंसिटी पार्टिकल। जो पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है वो चली जाती है बॉटम में ड्यू टू द ग्रेविटी, जो लाइटर है वो आपका ऊपर रह जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत तेज जब इसको हम घुमाते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हैवी डेंसिटी पार्टिकल नीचे चले गए, आपको दिख रहा होगा, और लाइटर वाले ऊपर रह गए। तो लाइटर वाले को आप सेपरेट कर लेते हो, बॉटम में आपका हैवी रह जाता है। एक तो ये टेक्निक। दूसरी टेक्निक जो एक इस्तेमाल होती है कोगुलेशन। कोगुलेशन टेक्निक के लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज होता है जिसको हम क्लंपिंग एजेंट कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल फिटकरी है या फिर जिसको हम एलम कहते हैं। ये वही फिटकरी है सफेद रंग की जिसका इस्तेमाल आफ्टर सेविंग पापा लोग यूज करते हैं। अब तो चलो आफ्टर सेव की क्रीम वगैरह आ गई, लेकिन मोस्टली आपको यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। होता क्या है उस टेक्निक में, जैसे कि ये गंदा पानी है, ठीक है, ये आपका मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं। व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम इसमें फिटकरी लेके जाते हैं, फिटकरी हमारा वर्क करता है एज अ कोगुलेंट। कोगुलेंट बेसिकली एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या करेगा कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना, फाइन पार्टिकल्स, उनको क्लंप कर देगा। क्लंप का मतलब उन सबको एक साथ ले आएगा, क्लंपिंग टुगेदर। और जैसे जैसे वैसे ये पार्टिकल अलग अलग हैं तब तो ये बहुत लाइटर है, लेकिन जब ये क्लंपिंग टुगेदर हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़े डेंसर हो जा रहे हैं। डेंसर हो जा रहे हैं तो फिर इनको सेपरेट करना आसान हो जा रहा है, तो आप उनको अलग कर लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिटकरी। ठीक है, अब फाइनली अगर आप सारी एक्टिविटी जो हमने ऑब्जर्व करी 5.1 से लेके 5.8 तक, उन सारी एक्टिविटी का अगर आप समराइजेशन देखोगे तो वहां बेसिकली जो आपके सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही सारी एक्टिविटी है, या फिर आपके सेपरेशन टेक्निक पे। देखो इस चीज को मैं यहां और डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ये वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब तुम्हें अगर इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और तुम्हें मिड टर्म के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, तो अपकमिंग जो भी हमारे लाइव सेशन है, इवन बैच के जो फ्री सेशन है, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन होगा। अपकमिंग क्लास को ज्वाइन करना, और ये एक्टिविटी तुमको समझ में आ गई। अगर तुमको अभी भी किसी एक्टिविटी में डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको फिर से एक बार और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी समझ में तुम्हें आ गया होगा। तो जाओ अपकमिंग क्लास ज्वाइन करो, और पीडीएफ तुमको कहां मिलेगी वो भी कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा।